नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 3 रिवाइज करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा आपको ये है परेशान कर रहा है। तो आज अपन इसको ऐसे समझेंगे कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और पेपर में आने वाले पर्सन उसको आसानी से हल कर पाएंगे। क्या है इस चैप्टर में, वैसे डिटेल में हमने पहले पढ़ रखा है वीडियो के अंदर और आपने नोट्स भी देख लिए होंगे ऐप के अंदर। आज अपन करेंगे उन दोनों का जो दोनों ही चैप्टर हैं, उन दोनों का क्या इसका निचोड़ है, क्या इसका जो इस तरीके से समझे ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं और इसको लंबे समय तक याद रख पाए। बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे। हमने जो टारगेट बना रखा है, आपका जो विज्ञान का पेपर होने वाला है 5 तारीख को, उससे पहले पहले पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाए और बहुत ही अच्छी तरीके से, ताकि आपको विज्ञान के अंदर कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तीसरा चैप्टर जो है हमारा धातु और अधातु, इसके बारे में। धातु और अधातु बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं जो तत्व क्या होता है। तत्व क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। तत्व है जो सभी परमाणु एक प्रकार के परमाणु मिलकर क्या करते हैं? तत्व का निर्माण करते हैं। सभी एक प्रकार के परमाणु मिलकर तत्व का निर्माण करते हैं। तत्व को हमने क्या है 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु किसे कहते हैं? जैसे आपने नॉर्मली नाम सुना होगा, सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, ये क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। आपने गैसों के नाम सुने होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनियम, ये सारी क्या होती है? अधातु होती है। उपधातु कौन सी होती है? जैसे आपने नाम सुना होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये क्या होती है? उपधातु। लेकिन कैसे पहचान सकते हैं? सिंपल सी बात करें तो धातुएं वो होती है जो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाली तत्व होते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले, जैसे आप कभी भी लिखते हो तो जिसके ऊपर प्लस लिखा होता है Na+, Mg+2, Fe+3, Al+3, तो ये सारी क्या है? ये धातुएं हैं। ये इनके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकते हैं। अधातु किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे हम लिखते हैं O2-, ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो इस तरह के O2 लिखा है, ये लिखा है, तो ये क्या होते हैं? नाइट्रोजन। तो ये क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। उपधातु कौन सी होती है? उपधातुएं वे होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें धातु के भी गुण होते हैं और अधातु के भी गुण होते हैं। धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। देखिएगा, हम इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, सोडियम, कैल्शियम, ये सारी क्या होती है? धातुएं। अधातु कौन सी होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले तत्व अधातु कहलाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सारे क्या हैं? ये होते हैं अधातु। और तीसरा हम बात करें उपधातु। उपधातु कौन सी होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने की और त्यागने की दोनों की प्रकृति होती है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। उपधातु के 1-2 उदाहरण याद रखें, सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर 1 नंबर में। सिलिकॉन, जर्मेनियम और आर्सेनिक क्या है? ये होती हैं उपधातुएं। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं धातुओं के गुण, यानी धातु और अधातु के क्या क्या गुण होते हैं, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। इस तरीके से आप इसको याद कर पाएंगे। अगर आप इस टेबल से समझते हैं तो बिल्कुल आपको अच्छे से याद हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, पूरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपका लास्ट टाइम ही आपका पूरा साल का जो है, पूरा का पूरा साल का ये जो टाइम है, ये अच्छे से आपने यूटिलाइज कर लिया, इसको अच्छे से यूज कर लिया तो निश्चित तौर पे आपको वास्तव में बहुत फायदा होता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। क्या दिया हुआ है? देखो, धातु और अधातु के भौतिक गुण। देखो, धातु शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। चाहे सोना, चांदी, लोहा, कोई लो, लगभग सामान्यतः सभी धातुओं की सतह क्या होती है? वो चमकदार होती है। बिल्कुल सतह सही है तो वो चमकदार होती है। अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती है। लेकिन एक बात यहां पर ध्यान रखना, ये अपवाद जो है इसके अंदर, ये आप अच्छी तरह याद रखना। अपवाद जो है वो अच्छी तरह याद रखना। जैसे आयोडीन, आपसे पूछा जा सकता है ऐसी अधातु का नाम बताइए जो चमकदार होती है। अधातु, धातु नहीं है फिर भी चमकदार है, तो आयोडीन। कौन सा है? आयोडीन। जो हम खाने में नमक में यूज करते हैं वो होता है आयोडीन। इसके बाद में सामान्यतः धातु क्या होती है? कठोर होती है।
जैसे सोना ले लो, चांदी ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, ये सारी क्या होती है, ये कठोर होती हैं। सभी का नहीं कह रहा, कुछ धातुएं का है, सामान्यतः लगभग धातुएं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अपवाद ध्यान रखना, अपवाद है सोडियम और पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं जैसे हमारा क्या होता है पनीर, जो आपने देखा होगा पनीर जैसे होते हैं, इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किन से, चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये क्या है, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है। इसके बाद में एक और है मरकरी। मरकरी क्या है, सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो आपसे यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। धातु, बहुत सारे बच्चे यहां पर ब्रोमीन कर देते हैं, लेकिन ब्रोमीन धातु नहीं है, ब्रोमीन अधातु है। आपसे धातु पूछे तो पारा या मरकरी आप लिखेंगे, जो सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। इधर बात करें तो अधातु जो होती है सामान्य अवस्था में या तो ठोस या गैस में नहीं पाई जाती, ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, ज्यादातर किस में पाई जाती है, गैस अवस्था में। कुछ ठोस में भी होती है, ठोस में बहुत कम होती है, गैस और द्रव अवस्था में ज्यादा पाई जाती है, सॉरी गैस अवस्था में ज्यादा पाई जाती है। लेकिन आपको बात करें सबसे कठोर पदार्थ जो है वो है हीरा। कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का ही रूप है जो सबसे कठोर पदार्थ है। सबसे कठोर पदार्थ पूछे तो कौन सा है, हीरा। लेकिन ये क्या है, अधातु होते हुए भी कठोर है। इसके बाद में कुछ धातुओं को पीट कर चादर बनाया जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का मतलब क्या होता है, धातु को पीट पीट कर चादर बनाना, ये धातुओं का गुण है, ठीक है। सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु जो है वो है सोना और चांदी। सोना और चांदी क्या है, सबसे आघात वर्ध्य धातु है। और यहां पूछे अधातु को पीट कर चादर बनाए जा सकते हैं क्या, नहीं। आप अधातु को पीटोगे तो वो क्या बन जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जैसे कांच के अपने थोड़ा सा चोट मारते कांच के टुकड़े हो जाते हैं ना, वैसे ही सभी अधातुओं के लगभग ऐसे टुकड़े हो जाते हैं। तो ये आघात वर्ध्य नहीं होती, आघात वर्ध्य नहीं होती है। इसके बाद में कुछ धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। आप पिघला कर उसको लंबी तार बना सकते हैं खींचकर। धातु क्या बन जाएगी, सबसे अधिक तन्य धातु। तन्यता का मतलब क्या होता है, तन्यता धातुओं में गुण पाया जाता है, मतलब धातुओं को क्या किया जाता है, खींचकर तार बनाया जा सकता है। इससे धातु का तन्यता का गुण कहते हैं। अधातुओं में ऐसा नहीं होता, इनके खींचकर तार नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। ये कैसी होती है, ये भंगुर होती है। भंगुर मतलब जैसे हम चोट मारेंगे वो सारी क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, ठीक है। सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, सोना। सबसे तन्य धातु कौन सी होती है, सोना। सोना सबसे तन्य धातु होती है। 1 ग्राम सोने से, मात्र 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा लंबी तार किसकी बन सकती है, सबसे कम में, तो वो है सोना। तो ये हमने कुछ गुण देखे इसके, और आगे गुण देखते हैं अभी। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है हमारा 5वां, वो है जो धातुएं होती है, वो धातुएं उष्मा की और विद्युत की दोनों की क्या होती है, सुचालक होती है। मतलब दोनों में से उष्मा भी बह सकती है और लाइट भी बह सकती है। यानी एक तरफ से आप उष्मा, इस मान लो ये कोई धातु का पेन है, तो आप क्या करोगे, इस तरफ से गर्म करोगे, थोड़ी देर में इधर भी गर्म हो जाएगा, यानी उष्मा चलकर यहां चलेगी। इसी तरह लाइट को अगर यहां तार से आप वायर से जोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, लाइट भी इसके अंदर से बह जाएगी। यानी जिसके अंदर से लाइट बह सकती है वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि बात करें हम सबसे अच्छा चालक, तो सबसे अच्छा चालक होता है सिल्वर यानी चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कॉपर यानी तांबा। सबसे अच्छा चालक आपसे पूछे तो चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कई पार्ट में आपके आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, चांदी। कौन सा है, चांदी। दूसरे नंबर पे आता है कॉपर। हालांकि हम ज्यादा यूज कॉपर करते हैं क्योंकि चांदी महंगी होती है इसलिए। दूसरा प्रश्न है, कौन सा विद्युत का कुचालक है, ऐसी धातु का नाम बताओ जो कुचालक है। लेड या मरकरी। लेड या, एक तो है लेड यानी सीसा और दूसरा है मरकरी। लेड और मरकरी। सबसे एक नाम पूछे तो लेड लिखना है, 2 आ जाए तो हम मरकरी भी लिख सकते हैं। ये क्या होती है, कुचालक। इसके अंदर से विद्युत धारा लगभग ना के बराबर बहती है। इधर बात करें हम यहां पर, अधातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती है, ये कुचालक होती है। क्या होती है, उष्मा और विद्युत की कुचालक। इसमें अंदर से विद्युत धारा नहीं बह सकती। लेकिन एक बात करें, अपवाद कौन सा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक है। अधातु होते हुए भी कार्बन का एक रूप है जो अधातु होते हुए भी क्या है, सुचालक है। क्या है, सुचालक है।
तो इस बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है हमारा, धातु जो कठोर सतह से टकराकर आवाज उत्पन्न करती है, इस गुण को हम क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। किसी भी धातु के ऊपर आप टच करोगे, उसके ऊपर क्या करोगे? पीटोगे उसको, उसके ऊपर टकराओगे, कोई कठोर सतह, कोई भी दूसरी मान लो कठोर सतह दूसरी टकराओगे, धातु की हो या किसी की भी हो, तो वहां पर एक आवाज उत्पन्न होगी, ध्वनि। जैसे हमने पहले आप देखते होंगे घरों में जो घंटियां वगैरह लगी है, वो किसकी लगी हुई है? धातु की। क्यों? क्योंकि वो आवाज उत्पन्न करती है ताकि सभी क्लासों में सुनाई दे। वही बात करें अधातु, अधातु आवाज उत्पन्न नहीं करती है, तो इसमें ध्वनिक गुण नहीं पाया जाता है। ध्वनिक मतलब जिसकी कठोर सतह से टकराने पर क्या होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है, उसको ध्वनिक गुण कहते हैं। आगे हम बात करें, धातुओं का गलनांक अधिक होता है। धातुओं का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। जैसे हम बात करें लोहे को, सोने को, इनको पिघलाने में बहुत ताप की जरूरत पड़ती है, मतलब इनका क्या होता है? गलनांक बहुत। गलनांक का मतलब क्या होता है? जिस पर कोई भी धातु या कोई भी पदार्थ पिघलना लगे स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम बर्फ होती है, बर्फ को बाहर रखते हैं तो थोड़ी देर में वो पिघलना स्टार्ट हो जाती है। मोम को थोड़ा सा गर्म करते हैं तो मोम पिघलना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही हम उसको, उसका गलनांक कहते हैं जब वो पिघलना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर हम एक बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है यहां पर अपवाद के रूप में, सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम का ताप इतना कम होता है कि हमारी हथेली पर रख दे तो भी ये पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। हथेली पर रखने पर ये क्या हो जाते हैं? पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत ही क्या होते हैं? कम इनका गलनांक होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कौन सी दो, एक या दो धातुओं के नाम बताइए जो हथेली पर रखने पर पिघलने जाए, क्योंकि हमारी हथेली में भी हमारा थोड़ा बहुत ताप होता है, उस ताप पर भी वो क्या हो जाती है? पिघलना स्टार्ट हो जाती है। तो आपको लिखना है इसका आंसर सीजियम और गैलियम। ये दो ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती है? सामान्य ताप पर हमारे हथेली पर रखने पर ही क्या हो जाती है? पिघलना स्टार्ट हो जाती है। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक कम होता है। अधातुओं का गलनांक और क्वथनांक कम होता है सामान्यतः, लेकिन इसमें भी बात करें तो अपवाद है हीरा और ग्रेफाइट। इनका ताप बहुत ज्यादा होता है, इनका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। किन दो का? यहां पर हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये थे धातु और अधातु दोनों के सामान्य गुण। एक का याद रखोगे, दूसरे का आप बिल्कुल इसका उल्टा है। लेकिन इसके अंदर जितने भी अपवाद हैं आप उसको अच्छी तरह याद कर लो, उसके ऊपर 100% पर्सन आएगा। इस टेबल में से आपके 100% पर्सन आएगा ही आएगा एग्जाम के अंदर। चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। अभी हमने भौतिक गुण देखे थे दोनों के, लेकिन अब हमें सिर्फ धातु के रासायनिक गुण देखने। किसके? धातु के रासायनिक गुण देखते हैं। तो बात करते हैं हम धातुओं के रासायनिक गुण। सबसे पहला है धातुओं का दहन। अगर धातुओं को जलाते हैं तो क्या होता है? तो जलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? हमें ऑक्सीजन की। तो धातु किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। यानी यहां पर आपको मैंने बता रखा है, यहां पर जैसे कि ये आपको याद रखना है, धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड। जैसे यहाँ कॉपर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, कॉपर ऑक्साइड। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हुई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बाकी यहाँ पर दो और ये आगे दो लगा हुआ है, यहाँ पर दो लगा हुआ है, ये 4 लगा हुआ है, ये 2 लगा हुआ है, ये 3 लगा हुआ है, ये संतुलित करने के लिए। और हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, दूसरे चैप्टर में, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अच्छे से याद रखना, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। दूसरा जो पॉइंट है, कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति दर्शाते हैं। यहां पर एक 100% बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन बनता है, ये तो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। यानी कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार दोनों प्रकृति दर्शाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, इसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। दोनों उदाहरण भी याद रखने, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों इसके उदाहरण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक को आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं,
ऐसे धातु ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है, जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो हमने यहाँ पर अभिक्रिया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया कर रहा है। यहां पर क्षार है, NaOH है, यहां पर NaOH होगा यहां पर। तो ये क्षार से अभिक्रिया करके क्या कर रहा है, यहां पर एक लवण बना रहा है जिसका नाम सोडियम एल्यूमिनेट है। ये भी अभिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको X देके पूछा जा सकता है क्या उत्पाद बनेगा। और यहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, HCl अम्ल से, और यहां पर एक लवण बना रहा है और साथ में जल, यहां पर भी लवण और साथ में जल बन रहा है। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो दिया हुआ है, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील, यहां लिखा हुआ है अघुलनशील होते हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, मतलब क्षारीय उनकी प्रकृति होती है तो वो क्षार प्रदान करते हैं। तो अपन लिखेंगे अधिकांश धातु ऑक्साइड। आपसे पूछे, ये पर्सन आपसे पूछ सकता है कि आप धातु की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, ऑक्सीजन के साथ, धातु का दहन के साथ अभिक्रिया लिखिए, उसके गुण लिखिए। तो हम यहां लिख सकते हैं, सॉरी, जल में अघुलनशील होते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करें तो। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, क्षार की तरह, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड। ये जल में घुलकर क्या बना देते हैं, क्षार। जैसे यहाँ सोडियम ऑक्साइड है NaO, जिसके साथ भी O जुड़ा है ऑक्साइड, ये जल के साथ अभिक्रिया किया, NaOH बना दिया। NaOH क्या है, क्षार। ऐसे ही पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके भी क्षार बना देता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है जो आपके पीछे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम तथा पोटेशियम जैसी धातुएं खुला रखने पर आग पकड़ लेती है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। सोडियम तथा पोटेशियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, ये खुला रखने पर ही आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें केरोसिन में रखा जाता है। इसलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बनता है कि जो अब ये जो सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। यहां पर पर्सन बनता है, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, ठीक है, इनको खुला रखने पर ही आग पकड़ लेती है, इसलिए इन्हें किस में रखा जाता है, केरोसिन में रखा जाता है। ये हम इसका आंसर दे देंगे। अगला है हमारा, मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है तथा सोडियम से कम अभिक्रियाशील। मैग्नीशियम अभिक्रिया तो करता है लेकिन उससे थोड़ा धीरे करता है, तो कम अभिक्रियाशील है, किससे, सोडियम से। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुएं सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। हम देखते हैं नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो अपने ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ा लेते हैं। ऐसा क्या होता है, आयरन का दहन नहीं होता लेकिन लोह चूर्ण तेजी से जलता है। अगर आयरन यानी लोहे को अपन जलाने की कोशिश करेंगे तो लोहा आप देखते हैं नहीं जलता है, लेकिन अगर लोहे का बुरादा बना दिया जाए, उसका चूर्ण बना दिया जाए, लोह चूर्ण जिसको कहते हैं, उसको जलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, बहुत तेजी से जलेगा वो, तब वो क्या होगा, बहुत तेजी से जलेगा। और अगला है, सिल्वर तथा गोल्ड यानी सोना तथा चांदी अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है। सोना और चांदी इसीलिए इसके गहने बनाए जाते हैं क्योंकि ये क्या है, जल्दी से किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ऑक्सीजन से भी नहीं करता है और दूसरे से भी, किसी से भी जल्दी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो ये इसके कारण थे। दूसरा जो पॉइंट है वो है जल के साथ अभिक्रिया। अभी हमने देखा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अब हम देखते हैं जल के साथ अभिक्रिया। तो दूसरा पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, यहां इसके अंदर से पर्सन बन जाते हैं। तो दिया हुआ है, यहां पर हम इसको याद रखेंगे। बाकी हमें ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो इसी से लिखी हुई है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पहले धातु ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और फिर वो धातु है ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कर फिर से करके धातु हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या कर देता है, हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है, और जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील है वो जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। क्या करती है, धातु हाइड्रोक्साइड प्रदान करती है। कुछ धातु ऑक्साइड, देखो सामान्यतः यह अभिक्रिया होती है, जो धातुएं होती है जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, हमने पीछे देखा था अभी कुछ धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, तो वो जल में घुलकर क्या बना देते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। क्या बना देते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे हम यहां पर देखें, यहां पर है
पोटेशियम, इसने जल के साथ अभिक्रिया की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा बना दिया। तो कुछ धातु ऑक्साइड क्या करते हैं, सॉरी कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड भी बना देती है। ऐसे सोडियम भी है और ऐसे कैल्शियम भी है। सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके अपने हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? हाइड्रोक्साइड। देखिएगा यहाँ पे जल के साथ कैसे कैसे कौन कौन कैसे अभिक्रिया करता है। इस चित्र से आपको बहुत सारा आसानी से ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखिएगा जल है, जल ठंडा जल है तो वो सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम और पोटेशियम किससे अभिक्रिया करते हैं? ठंडे जल से। यहां पर ध्यान से देखिए रहेगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा इस चित्र को समझेंगे तो। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से अभिक्रिया करते हैं, जबकि गर्म जल से मैग्नीशियम अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल से अभिक्रिया कर लेता है मैग्नीशियम। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, निम्न में से 4 आपको धातुओं के नाम दे दिए, निम्न में से कौन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है? तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ, सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल के साथ। कौन ऐसा है जो जल के साथ ना तो ठंडे जल के साथ करता है ना गर्म जल के साथ, लेकिन उसके भाप के साथ, जैसे जल की भाप बनेगी यानी वाष्प बनेगी तो वाष्प के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। एल्यूमिनियम भी कर लेता है, आयरन भी कर लेता है और जिंक भी कर लेता है। एल्यूमिनियम, लोहा और जिंक तीनों ऐसी धातुएं हैं जो जल वाष्प के साथ यानी पानी भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है, उसके साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन सीधे पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठंडे के साथ भी और गर्म के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो और लास्ट में एक और ध्यान रखना है, जो जल के साथ क्रिया ही नहीं करते, हमने पहले देखा ठंडे जल के साथ, गर्म जल के साथ, भाप के साथ, और लास्ट में हमने देखा जो क्रिया नहीं करते हैं कौन कौन से, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करते हैं। तो यहां पर भी एक प्रश्न बन सकता है, निम्न में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है किसी भी रूप में? ना वो ठंडे जल के साथ करेगी, ना गर्म के साथ करेगी और ना ही जल वाष्प के साथ करेगी। तो ये भी पॉइंट आपको बहुत ही आसान सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट गुणधर्म की तरफ, जो है हमारा धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अम्ल के साथ ऐसे कुछ टॉपिक हमने पीछे दूसरे पार्ट में हमने पढ़े थे। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया हमने वहां पर पढ़ा था। तो देखो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। हमने वहां पर भी पढ़ा था। आपको यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। तो हम यहां पर इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए तो हमें क्या याद रखना है? धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखो यहां पर है मैग्नीशियम धातु, यहां पर HCl अम्ल, मैग्नीशियम धातु HCl अम्ल, ये बना दिया मैग्नीशियम क्लोराइड लवण है और ये हाइड्रोजन गैस। इसी तरह एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम क्लोराइड बना दिया, हाइड्रोजन गैस। इसी तरह जंक ने इसके साथ अभिक्रिया करके जंक क्लोराइड बना दिया और हाइड्रोजन गैस। फेरस ने अभिक्रिया करके फेरस क्लोराइड और साथ में क्या बना दिया? यहां पर हाइड्रोजन गैस। तो ये सारे इसके साथ अभिक्रिया करके इस तरह से बना दी। आगे हम बात करें इसके गुणों के बारे में और, तो देखो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। देखो हमने कहा है अम्ल के साथ करती है, लेकिन जो नाइट्रिक अम्ल है उसके साथ धातु अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। लेकिन क्योंकि HNO3 एक परबल क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है। परबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। तब क्या बनता है? तब जल बनता है। हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है, क्या बनता है? जल बनता है। तो हम ये याद रखेंगे कि धातु है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं जल उत्पन्न करती है, जल बनाती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO2, N2 और NO2 में अपचयित हो जाता है। और खुद जो नाइट्रोजन है यहाँ पर N, वो किस किस में अपचयित हो सकता है? NO2, NO या फिर N2O में अपचयित हो जाता है। लेकिन एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ ध्यान रखना है। लेकिन मैग्नीज या मैग्नीशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो आप बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही देते हैं। क्या देते हैं? हाइड्रोजन गैस ही उत्पन्न करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज दो ऐसी धातुएं हैं जो नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ, तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है, बाकी नहीं देती है। बाकी क्या देती है? जल देती है।
इसके बाद में करें अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस की बात करें तो अभिक्रियाशीलता का यहां पर क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील मैग्नीज, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम, उससे ज्यादा जिंक और उससे ज्यादा फेरस होता है। और यहां पर बात करें कॉपर जो है, कॉपर यानी तांबा, तनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। कॉपर की बात करें, जो कॉपर जो तांबा होता है वो तनु HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है। पहले हमने यहां पर देखो कुछ देखे थे जो HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस, ये चारों हमने इसका बढ़ता क्रम देखा है। ये सबसे पहले, फिर उससे अभिक्रियाशील, फिर उससे अभिक्रियाशील, ठीक है। लेकिन यहां पर हमने कहा है जो धातुएं होती है नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है, जल बनाती है। और यहां पर देखा है, लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम दो ऐसी धातुएं हैं जो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस ही देती है। लेकिन हमने यहां देखा है कि कॉपर जो है वो HCl अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अब यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वो है हमारा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, देखो एक्वारेजिया क्या होता है, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, सांद्र दोनों ही सांद्र होते हैं, दोनों मिलकर क्या करते हैं, ये 3:1 में मिलकर एक्वारेजिया का निर्माण करते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है आपको पता है, एक ऐसा अम्ल बन जाता है जो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है, बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वैसे किसी भी अम्ल में इतनी ताकत नहीं है कि सोने को और प्लेटिनम को गला सके, सोने और प्लेटिनम को क्या कर सके, गला सके। लेकिन एक्वारेजिया जब बना देते हैं, एक्वारेजिया इसमें इतनी ताकत होती है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को भी गलाने की क्षमता रखता है, गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने की क्षमता रखता है। देखो किस तरह से आपको लेना है HCl, ये HCl अम्ल हो गया प्लस HNO3, याद कैसे रखना है, यहां 3 आ गया तो अपने को यहां 1 लेना है, यहां 3 नहीं आ रहा तो यहां पर 3 लेंगे। याद रखने की ट्रिक है। क्या नाम है इसका, एक्वारेजिया, एक बार रह जा, एक्वारेजिया एक बार रह जा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सिंपल से याद रख सकते हैं। एक्वारेजिया कैसे बनता है, किस तरह से, तो HCl अम्ल और HNO3 यानी यहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 में, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखना है फिर नाइट्रिक अम्ल लिखना है, क्योंकि यहां पर ध्यान रखना HCl और HNO3 तब 3:1 आएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर जिसके साथ 3 आ रहा है वहां पर 3 नहीं लगाना, वहां पर 1 लगाना है, यहां 3 लगाना है, इस तरह से याद रखना है। इसके बाद है अगला पॉइंट जो है हमारा, वो है धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। धातु की धातु लवण के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या होता है, तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर देखिएगा जरा, आपने इसको पढ़ रखा है, ये देखिएगा, इसको याद रखिएगा, धातु A और धातु B का लवण है, यहां धातु A का लवण और धातु B अलग हो गई। आपने विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रखी ना, विस्थापन ही है, विस्थापन अभिक्रिया ही है। यहां पर देखो सभी धातुओं की क्रियाशीलता में अंतर होता है, हमने देख रखा है सभी धातु की क्रियाशीलता क्या होती है, अलग अलग होती है। अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक या विलयन से गलित अवस्था में विस्थापित कर देती है। विस्थापन अभिक्रिया ये तो होती है, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या कर देती है, विस्थापित। तो यहाँ विस्थापन ही अभिक्रिया है, ठीक है। मान लो धातु A का विलयन है, सॉरी धातु A अलग है और B का विलयन है, लेकिन इसने A ने क्या किया, इसको B को यहां से हटा दिया और A का अपने एक साथ विलयन बना लिया। देखो A का विलयन, A का लवण विलयन और B को अलग कर दिया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। यहां पर हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो उसका रंग भूरा क्यों हो जाता है, उसका रंग चेंज क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या होता है, यहां ध्यान से समझिएगा, ये पर्सन बहुत महत्वपूर्ण है और इसी तरह पूछा जाएगा, किसी तरह पूछा जाएगा कि कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोहे की कील डालते हैं तो उसका रंग क्यों चेंज हो जाता है। तो देखिएगा, इसलिए होता है क्योंकि कॉपर जो सल्फेट है और हमने लोहे की कील डाली है, उसका सूत्र क्या होता है Fe, और कॉपर सल्फेट क्या होता है CuSO4। अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, ये इसको क्या कर देता है, यहां से विस्थापित कर देता है, यहां से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और क्या बनता है यहां पर FeSO4 प्लस Cu, ये बन जाता है, ठीक है। यहां पर क्या बन गया, FeSO4 प्लस ये बन जाता है।
तो ये क्या बन गया, यहाँ पे आयरन का सल्फेट बन गया, यहाँ आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो कॉपर को विस्थापित कर देंगे तो यहाँ पर देखो ये जो इसके ऊपर परत जो चढ़ जाएगी वो क्या होगी, ये तांबे की तार, ये अलग एक्सपेरिमेंट है, ये अलग है। तो लोहे की परत जब इसको करेंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या है इसको समझ सकते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन से किस तरह से लोहे की कील का कलर चेंज होता है। जब ये कॉपर सल्फेट अपना विलयन बना लेगा तो कॉपर अलग हो जाएगा और इसके ऊपर सल्फेट मिलकर ये क्या कर देंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। इसके बाद है सक्रियता श्रेणी, यानी कि कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, इसको कैसा पता लगाते हैं। देखिए, तो धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने से प्राप्त श्रेणी को सक्रियता श्रेणी कहते हैं। धातु के क्रम को अवरोही क्रम, यानी अवरोही मतलब घटता क्रम, सबसे अभिक्रियाशील सबसे पहले, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, तो ये घटता क्रम कहलाता है सक्रियता श्रेणी। तो सक्रियता श्रेणी में सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, सबसे कम गोल्ड, सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो ये ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर देता है। अभिक्रिया में ऊपर वाला नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है। एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम यहां आ रहा है, कॉपर यहां आ रहा है, तो एल्यूमिनियम कॉपर को विस्थापित कर देगा, लेकिन कॉपर एल्यूमिनियम को नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पहले से ही अधिक अभिक्रियाशील है। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जिंक जो है, कॉपर जो है जिंक को विस्थापित कर दे, कॉपर जो है जिंक को विस्थापित कर दे? नहीं कर पाएगा। अगर देख लो सक्रियता श्रेणी में अगर जो ऊपर आ रहा है, अगर उससे ऊपर है तो उसको विस्थापित नहीं कर पाएगा। जिंक से कॉपर कर देगा क्या? हाँ, जिंक से कॉपर को विस्थापित कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि इससे नीचे आ रहा है। हमने जो ट्रिक है वो याद कर रखी है, जैसे हमने आपको याद होगा पोसो के में ए जिया लड़ा हाँ कॉपर तो मर सी, और फिर याद रखना है लास्ट में गोल्ड। तो इससे हम सारे के सारे नाम आप सक्रियता श्रेणी क्रम से ही याद हो जाते हैं। आपने वहां पर ट्रिक देख रखी होगी। इसके बाद में हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो हमारा है खनिज के बारे में। किसके बारे में? खनिज के बारे में। तो यहां पर हम बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, सबसे पहले धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है। हम धातुओं, जो इतनी धातुएं पढ़ रहे हैं, कैसे प्राप्त होती है हमें? तो सारी की सारी धातुएं हमें कहां से प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है, यानी हम उसको खनन द्वारा खोद कर जमीन से निकालते हैं। और जो भी चीज जमीन से खोद कर निकाली जाती है उसको हम खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिज। और जिस खनिज से, जो खनिज निकाला है उससे अधिक मात्रा में और निकालना सरल हो, अगर किसी खनिज से अगर कोई धातु निकालना आसान हो और क्या हो, अधिक मात्रा में धातु निकले, तो उसको हम उस धातु का अयस्क कहते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या होता है खनिज। प्रकृति की भूप्रपट्टी से, पृथ्वी की भूप्रपट्टी से प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या खनिजों को खनिज कहते हैं, यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या कहा हुआ है देखो, प्रकृति की भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी मतलब पृथ्वी 3 परतें हैं, ठीक है। तो 3 परतों में से सबसे ऊपर वाली परत को भूप्रपट्टी कहते हैं। इसके अंदर पाए जाने और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहते हैं। अब आगे है अयस्क। अयस्क की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जिन खनिजों से कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और निकालना लाभकारी होता है, उन खनिजों को हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ऐसा नहीं हो कि कहीं धातु कम मात्रा में निकली और निकालना बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाए, तो ऐसा हम नहीं निकालते हैं उसको। तो ये चीजें ध्यान रखनी। क्या याद रखनी है? जिन खनिजों से कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में प्राप्त हो और जिसको निकालना लाभकारी हो, उसको हम क्या कहते हैं? खनिज अयस्क कहते हैं। उसको हम उस खनिज का अयस्क कहते हैं। अब हम बात करेंगे धातु का निष्कर्षण, यानी धातु कैसे अलग की जाती है। जब जमीन से निकालते हैं तो उसमें बहुत सारी गंदगी साथ में होती है, तो उनको शुद्ध कैसे किया जाता है? तो हम कुछ धातुएं भूप्रपट्टी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, कुछ तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में ही पाई जाती है। थोड़ी बहुत कोई गंदगी होती है उसको हम नॉर्मली साफ कर लेते हैं, लेकिन कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में बनती है। यौगिक का मतलब किसी दूसरे तत्व के साथ अभिक्रिया करके ही रहती है, किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके मिली हुई रहती है, तो उसको हमें अलग करना होता है। स्वतंत्र अवस्था में जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये लगभग स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, मतलब इनके साथ कोई दूसरा तत्व बहुत कम मात्रा में होता भी है तो आसानी से उसको शुद्ध किया जा सकता है। कौन कौन सा? सोना, चांदी और तांबा। अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातु को निम्न 3 वर्गों में विभाजित कर देते हैं। अब अभिक्रियाशीलता के आधार पर हम धातु को हमने जो अभी सक्रियता श्रेणी देखी थी, सक्रियता श्रेणी के आधार पर यह अभिक्रियाशीलता है, इनके आधार पर हम धातुओं को क्या कर देते हैं? 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। सबसे पहले निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, जो निम्न मतलब जो जल्दी से किसी से अभिक्रिया नहीं करती है। फिर मध्यम अभिक्रियाशील, यानी जो बीच में आती है उनकी,
जो ना तो ज्यादा निम्न होती है और ना ही अधिक अभिक्रियाशील होती है। और सबसे लास्ट में आती है उच्च अभिक्रियाशील धातु, जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये सारे, ये खुला रखने पर ही आग पकड़ लेते हैं, ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इनको हम उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च अभिक्रियाशील धातुएं कहते हैं। ये हमने किस आधार पर बांट रखा है? अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? निम्न अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और उच्च अभिक्रियाशील धातुएं। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रत्येक वर्ग में आने वाली धातु को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अलग अलग वर्ग में आने वाली धातुओं को उनको प्राप्त करने के लिए अलग अलग क्या लगानी पड़ती है? तकनीक लगानी पड़ती है उसको शुद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है? अयस्क प्राप्त होता है। अयस्क, किसी भी धातु का हमें अयस्क, अयस्क मतलब हमने एक खनिज निकाल लिया है जिससे हमें यह पता लग गया है कि इससे जो धातु निकालनी है वो लाभकारी भी है और काफी मात्रा में निकलेगी, तो उस धातु का क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। जैसे मान लो हमने कहीं खोद कर सोना निकाल लिया है, लोहा निकाल लिया है, ठीक है। अब लोहा उससे निकालना भी लाभकारी है, आसानी से निकल भी जाएगा, ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा, और दूसरा उसमें बहुत अधिक मात्रा में लोहा है, तो हम यहां पर क्या कहेंगे? वो लोहे का अयस्क है, लोहे का अयस्क है। तो हमने अयस्क प्राप्त कर लिया, अब उसका करेंगे सांद्रण। सांद्रण का मतलब होता है नॉर्मली हम उसके अंदर से धूल मिट्टी को अलग करना, जो बड़े कंकर पत्थर जो हम आसानी से कर सकते हैं उनको अलग करना। फिर उसके बाद में हमने जब उसको कंकर पत्थर अलग कर लिए, अब हम उसको देखेंगे कौन सी सक्रियता श्रेणी मारा है। तीनों में अलग अलग, उच्च अभिक्रियाशील है, मध्यम अभिक्रियाशील है या निम्न अभिक्रियाशील है, अलग अलग विधियां लगती है। सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च अभिक्रियाशील थी। तो जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनका विद्युत अपघटन किया जाता है। गलित अवस्था में क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन किया जाता है। यानी यहां पर क्या करते हैं? इस तरह का पात्र लगा देते हैं, इसको गलाकर इसके अंदर डाल देते हैं और 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक एनोड और एक कैथोड, और इसको क्या कर देते हैं? लाइट से जोड़ देते हैं, और यहां पर क्या होता है? फिर ये धातु को अलग करने का प्रोसेस होता है, यह कहलाता है विद्युत अपघटन। दूसरा है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। मध्यम मतलब जो बीच में आने वाली। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो दूसरी 2 अशुद्धियों के साथ रहता है। या तो वो क्या रहेगा? कार्बोनेट उसके साथ जुड़ा रहेगा, या तो कार्बोनेट की अशुद्धि होगी या सल्फाइड की अशुद्धि होगी। 2 प्रकार की अशुद्धियों के रूप में मिलेगा, या तो इस रूप में मिलेगा या फिर इस रूप में मिलेगा। अगर हम मानते हैं सल्फाइड अयस्क है उसके साथ, तो उसका भर्जन किया जाता है। क्या किया जाता है? भर्जन। भर्जन में क्या किया जाता है? वायु की उपस्थिति में उसको उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे वो क्या है? ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में। भर्जन द्वारा किस में बदल जाता है? ऑक्साइड में बदल जाता है। और फिर ऑक्साइड का क्या कर लेते हैं? हम अपचयन करेंगे। ऑक्साइड किसी के साथ है तो अपचयन, अपचयन मतलब ऑक्सीजन का निकलना, तो वहां से हम क्या कर देंगे? उसमें ऑक्सीजन निकालकर शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। यहां पर अगर कार्बोनेट है, कार्बोनेट अयस्क है, तब हम क्या करेंगे? कार्बोनेट अयस्क को हम क्या करते हैं? निस्तापन करते हैं। यहां भर्जन और निस्तापन दोनों ही महत्वपूर्ण है, आपके पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। भर्जन और निस्तापन काफी महत्वपूर्ण है। भर्जन में क्या होता है? धातु अयस्क को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जबकि निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति या सीमित वायु की उपस्थिति में कह सकते हैं उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। सीमित वायु या बहुत कम वायु की उपस्थिति में या बिना वायु की उपस्थिति में भी कह सकते हैं, इतनी कम होती है कि न के बराबर। तो सीमित वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, इसमें वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। दोनों ही किस में बदलते हैं? धातु के ऑक्साइड। वो अपना ऑक्साइड बना लेते हैं, और ऑक्साइड में जब अपचयन करेंगे, कोई अपचायक मिलाएंगे, तो वो क्या कर देगा? उसमें से अपचयन करके उसका ऑक्सीजन निकाल देगा। और हम बात करते हैं निम्न अभिक्रियाशील, जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये होते हैं। ये ज्यादातर नॉर्मल या तो शुद्ध रूप में मिलते हैं, नहीं तो इसके साथ सल्फाइड अयस्क होता है। और सल्फाइड अयस्क होता है तो हम कौन सा विधि लगाते हैं? भर्जन। तो भर्जन लगाकर उसे धातु का प्राप्त की जाती है, और लास्ट में धातु का परिष्करण करते हैं। परिष्करण मतलब इससे पहले धातु लगभग 90% शुद्ध हो जाती है, लेकिन अपने और अधिक शुद्ध करने के लिए उसमें परिष्करण करते हैं, यानी विद्युत अपघटन विधि ही लगाते हैं वहां पर। तो चलिए हम देखते हैं, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पर धातु अयस्क प्राप्त हो गया है, अब उसका अपचयन कर दिया और धातु का शोधन, फिर हम धातु को शुद्ध प्राप्त कर लेते हैं। आइए हम इसको एक एक विधि को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? धातु का यहाँ पर क्या करते हैं? सांद्रण कह दो या समृद्धीकरण कह दो, क्या होता है इसको देखते हैं। तो चलिए हम इसकी बात करें यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखें धातु का समृद्धीकरण। खनिज अयस्कों से मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती है, जिन्हें गैंग कहते हैं। खनिज अयस्क में जब हमने खोद कर जमीन में निकाला है, तो हमें पता है उसके अंदर क्या होगा? मिट्टी होगी, रेत होगी, कंकड़ पत्थर होंगे, ये अशुद्धियां होती हैं। अशुद्धियां मतलब जो उसके अंदर फालतू काम की चीज मिली हुई है, कचरा जिसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गैंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। यहां से एक पर्सन बनता है गैंग किसे कहते हैं? तो अयस्कों में मिली हुई रेत, मिट्टी, धूल आदि की अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं?
गैंग कहते हैं। खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं, यहां से बनता है। इसके बाद में है अयस्कों का सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है। अयस्कों के सर्वप्रथम क्या करेंगे, इस नॉर्मली मिट्टी, रेत, मिट्टी को हटाने का कार्य करेंगे। अयस्क एवं गैंग के भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग करके गैंग को हटाने में किया जाता है। यानी बहुत सारे प्रोसेस लगाते हैं, भौतिक गुणधर्म लगाते हैं ताकि इस गैंग को हटाया जा सके। अब हम एक एक चीज पढ़ते हैं, कौन सी विधि में किसको हम क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं, कौन सी श्रेणी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे स्थित धातुओं को। नीचे कौन सी आती है, नीचे वो आती है जो बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, जो जल्दी से किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, यानी क्या कह सकते हैं, कम अभिक्रियाशील। कौन सी है, कम अभिक्रियाशील, जो ज्यादा जल्दी से किसी से अभिक्रिया ही नहीं करती है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती है। इन धातुओं का ऑक्साइड को केवल गर्म करके ही धातु प्राप्त की जाती है। ये ज्यादातर ऑक्साइड के रूप में होती है। ऑक्साइड को आप गर्म करोगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगी और हम शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे। लेकिन और भी देखें तो जैसे हम बात करें सीना बार, यहां पर 1 नंबर का प्रश्न बनता है। सीना बार किसका अयस्क है, तो मरकरी का। सीना बार किसका अयस्क है, मरकरी का। तो आप यहां पर पूछेंगे मरकरी के अयस्क है, 4 ऑप्शन दे देगा, मरकरी का अयस्क है तो कौन सा है, सीना बार। मरकरी का अयस्क है सीना बार। देखो मरकरी यहां किसके रूप में, सल्फाइड के रूप में। सल्फाइड, मरकरी के साथ कौन जुड़ा हुआ है, सल्फर, यानी इसका सल्फाइड के रूप में। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हम करेंगे, सल्फाइड जब भी होता है तो भर्जन किया जाता है। वायु की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में बदल गया। देखो अब मरकरी के साथ क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। और इस ऑक्सीजन को हम मात्र गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, गर्म करने से ऑक्सीजन निकल जाएगी और हमें मरकरी प्राप्त हो जाएगी शुद्ध। एक हमने मरकरी का देखा। दूसरा देखो क्या है, तांबे का अयस्क है। ये कौन सा है, कॉपर सल्फाइड। कॉपर सल्फाइड क्या है, तांबे का अयस्क। इसको हम क्या करते हैं, यहां पर देखो सल्फाइड है, इसको हम क्या किया, वायु की उपस्थिति में गर्म किया। ये ऑक्सीजन है, मतलब वायु की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं। और यहाँ पर ये भर्जन, इस विधि का नाम क्या है, भर्जन। यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, भर्जन। तो भर्जन करेंगे तो ये ऑक्साइड में बदल जाएगा और इस ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे या इसमें अपचायक मिलाएंगे, या हमने अपचायक मिलाया है और हमें क्या प्राप्त हो गया, कॉपर प्राप्त हो गया। या तो उसको गर्म कर देंगे या फिर उसमें कोई अच्छा सा अपचायक मिला देंगे जिससे वो उसका अपचयन कर देगा। और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन उसके अंदर से निकाल देगा। तो यहां पर हमने पहली विधि देख लिए थे कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं जो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है उनको कैसे शुद्ध किया जाता है। अब दूसरा है जो मध्य में आने वाली, बीच में आने वाली। तो बीच में आने वाली क्या होती है, मध्यम अभिक्रियाशील होती है। बीच में आने वाली होती कौन सी है, मध्यम अभिक्रियाशील। तो हम इसको कह सकते हैं मध्यम अभिक्रियाशील। कौन सी होती है, मध्यम अभिक्रियाशील। मध्य में स्थित कौन कौन सी धातुएं हैं, जैसे हम बात करें तो आयरन यानी लोहा, लेड यानी सीसा, कॉपर, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। और प्रकृति में ये प्राय या तो सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइड अयस्क या कार्बोनेट अयस्क के रूप में पाए जाते हैं। कौन, जो मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं। जो मध्यम अभिक्रियाशील होते हैं वो या तो इनके साथ सल्फाइड की अशुद्धि होती है या फिर कार्बोनेट की अशुद्धि होती है। तो जिसमें सल्फाइड और कार्बोनेट की अशुद्धि होती है उसमें कौन सी विधि लगाते हैं, या तो भर्जन लगाते हैं या फिर निस्तापन। अगर सल्फाइड है तो हम क्या लगा देंगे, निस्तापन, और कार्बोनेट है तो हम भर्जन, सॉरी कार्बोनेट है तो हम लगाते हैं निस्तापन और सल्फाइड है तो हम इसमें भर्जन। तो सल्फाइड या कार्बोनेट धातु को ऑक्सीजन में परिवर्तित करना जरूरी होता है। अब सीधा इसको शुद्ध नहीं कर सकते। अगर कार्बोनेट जिसके साथ है या फिर सल्फाइड जिसके साथ मिला हुआ है उसको सीधा शुद्ध नहीं किया जाता। तो क्या किया जाता है, पहले इसको ऑक्साइड में बदल दिया जाता है और ऑक्साइड में बदलने के बाद में इसका अपचयन कर दिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। अच्छे से दिमाग में बिठा ले, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भर्जन और निस्तापन। भर्जन और निस्तापन आपके 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या होता है भर्जन, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद रह जाएगा। वायु की उपस्थिति में, जहां वायु है अधिक मात्रा में, वायु की उपस्थिति में, देखो वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर सल्फाइड अयस्कों को गर्म करने पर ये क्या होते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। और निस्तापन की बात करें तो कार्बोनेट अयस्कों को, बस उल्टा हो गया, कार्बोनेट अयस्कों वायु की सीमित वायु में या वायु की अनुपस्थिति की कह दो या सीमित वायु, मतलब बहुत कम वायु है, अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। निस्तापन किसे कहते हैं,
कार्बोनेट अयस्कों को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर यह किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन। चलिए हम इसका एक एक उदाहरण देखते हैं किस तरह से ये है। हम इसको अभिक्रिया से समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब भी निस्तापन और भर्जन लिखें इसका उदाहरण जरूर साथ में लिखें, उदाहरण जरूर साथ में लिखना है। तो देखिए हम इसका उदाहरण किस तरह से देख सकते हैं। यहां पर देखिएगा तो सबसे पहला दिया जिंक सल्फाइड। जिंक के साथ क्या है, सल्फाइड। सल्फाइड है तो हम कौन सी विधि लगाएंगे, यहाँ जिंक ऑक्साइड को परिवर्तित करेंगे। उदाहरण जिंक सल्फाइड है तो हम विधि लगाएंगे भर्जन। कौन सी विधि लगाएंगे, भर्जन। इसको वायु की उपस्थिति में, ये देखो वायु है, वायु की उपस्थिति में गर्म किया तो ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया। किस में बदल गया, जिंक ऑक्साइड में। किस में बदल गया, जिंक ऑक्साइड में। और अगर मान लो उसके साथ कार्बोनेट है, देखो जिंक कार्बोनेट, अगर कार्बोनेट की अशुद्धि होती है तो हम लगाते हैं निस्तापन। तो अब हम क्या लगाते हैं, निस्तापन। तब इसको ऑक्सीजन नहीं देते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन लिखा है क्या, प्लस में नहीं लिखा। इसका मतलब वायु की अनुपस्थिति में या सीमित वायु की उपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा ऑक्साइड में। तो बहुत ही सिंपल से उदाहरण है। यहाँ जिंक सल्फेट है और इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया, जिंक ऑक्साइड बन गया। यहाँ जिंक कार्बोनेट है, इसको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया, ये जिंक ऑक्साइड में बदल गया। ऑक्साइड में बदलने के बाद क्या करते हैं, उसका अपचयन करते हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त की जाती है। किसका, कार्बन का। कार्बन किसका कार्य करेगा, यहाँ कार्बन अपचायक का कार्य करेगा। यहाँ पर देखिएगा कार्बन यहाँ पर अपचायक कर रहा है, मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकाल रहा है। और जो ऑक्सीजन को निकाल दे वो क्या करेगा, अपचायक का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा, अपचायक। तो देखो जिंक ऑक्साइड था, कार्बन मिला है, यहाँ जिंक अलग हो गया, यहाँ CO2 बन गया अलग। तो इसने क्या किया, इसके अंदर से ऑक्सीजन को निकाल दिया और ये अपचायक का कार्य कर रहा है। किसका कार्य कर रहा है, अपचायक का। इसके अलावा विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग करेंगे तो ये इसको ऑक्सीजन यहाँ से विस्थापित कर देगा। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि अपचायक के रूप में उपयोग किया जाता है। या तो कार्बन का उपयोग कर दो या फिर जो यहाँ पर जो धातु हमें अलग करनी है उससे अधिक अभिक्रियाशील लेकर उसका क्या कर दो, विस्थापन कर दो। क्योंकि इससे अधिक होगी तो वह यहाँ से क्या कर देगी, जिंक को विस्थापित कर देगी। ठीक है, ये निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उसके यौगिक से क्या कर देती है, विस्थापित कर सकते हैं, जिससे भी हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए देखो, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण के साथ गर्म करने पर, मैग्नीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के चूर्ण, देखो किस तरह से यहाँ पर यह किया जाता है। तो यहाँ पर देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, यहाँ पर क्या किया हमने, एल्यूमिनियम मिला दिया इसके अंदर। एल्यूमिनियम मिलाते एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीज को विस्थापित कर दिया तो मैग्नीज अलग हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। तो हमें तो ये अलग करवाना था, यही तो अलग करना था। ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया। कैसे, देखो यहाँ मैग्नीज ऑक्साइड था, इसने एल्यूमिनियम को मैग्नीज को यहाँ से विस्थापित कर दिया तो विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को भी विशेष ध्यान रखना है। ये अभिक्रिया ही क्यों लिखी है, इसका भी विशेष कारण है यहाँ पर लिखने का। क्या कारण है, ये थर्मिट अभिक्रिया होती है। ये क्या होती है, थर्मिट अभिक्रिया। तो यहाँ पर भी एक परिभाषा बनती है, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। 1 नंबर में प्रश्न दिया, 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। कुछ विस्थापन अभिक्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, साथ में उष्मा लिखा है ना, अत्यधिक उष्माक्षेपी है ये। अत्यधिक का मतलब बहुत ज्यादा उष्माक्षेपी है ये। उष्माक्षेपी किसे कहते हैं, जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा बनती है, ऐसी अभिक्रिया। इसमें उत्सर्जित उष्मा की मात्रा इतनी अधिक होती है कि ये धातु गलित अवस्था में प्राप्त होती है। यहाँ देखो L लिखा है, मैग्नीज भी पिघल गई है और ये क्या हुआ, गलित अवस्था में धातु। यहाँ जबकि मैग्नीज क्या था, दोनों ही क्या थे, ठोस। लेकिन यहाँ पर कौन सी अवस्था में प्राप्त होते, दोनों ही लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में। क्यों, वो अपने आप द्रव में कैसे बदल गए, क्योंकि उनके अंदर बहुत अधिक उष्मा क्या हुई, उत्सर्जित हुई, बहुत उष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी विस्थापन अभिक्रियाएं जिसके अंदर उष्मा इतनी अधिक उत्पन्न होती है, या कुछ ऐसी विस्थापन अभिक्रियाएं जो अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है, जिससे अंदर से प्राप्त उत्पाद गलित अवस्था में प्राप्त होता है, उसको हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। अब इस तरह से लिख सकते हैं, आयरन थर्ड ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरियों को और मशीनों के पुर्जों को, दरारों को भरने में। अगर मान लो रेल की पटरियों में कहीं दरार आ गई है या फिर कहीं पर मशीनी पुर्जों में कोई दरार आ गई है, तो उसको भरने के लिए हम क्या करते हैं, इस अभिक्रिया कराते हैं, ताकि वो जो पिघल कर धातु उसके अंदर चली जाती है और वापस से वो क्या हो जाती है, चिपक के रहती है। वापस वो क्या हो जाता है, ज्वाइंट फिल हो जाता है, ताकि वो वापस वहां से टूटे नहीं। तो इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है थर्मिट अभिक्रिया का एक उपयोग, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, रेल की पटरी या मशीनी पुर्जों को दरारों में भरने में किया जाता है। इसके बाद में हम चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सॉरी सबसे ऊपर आने वाली धातुएं। सबसे ऊपर आने वाली कौन सी होती है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है। ये कौन सी है, अत्यधिक अभिक्रियाशील।
ये कौन सी है, अत्यधिक अभिक्रियाशील। इनको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल कोई भी प्रोसेस काम नहीं करता है, क्योंकि कोई भी मिलाएंगे ये पहले से ही ज्यादा अभिक्रियाशील है, उसको विस्थापित ही नहीं करने देगा। तो इसके अंदर हम क्या कराते हैं, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती है। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके या उसके विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग करके इसको शुद्ध नहीं किया जा सकता, यानी धातु प्राप्त नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि, ये क्या होते हैं, बहुत अभिक्रियाशील होते हैं। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सी विधि द्वारा, विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। यानी हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि लगाएंगे। देखो विद्युत अपघटनी अपचयन विधि क्या होती है, इसको हम समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, यहां पर एक पात्र ले लिया जिसमें हम अपचयन कराते हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर, दो इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो यहां पर हमारा एक होता है एनोड और एक होता है हमारा कैथोड। प्लस वाला होता है एनोड और ये होता है कैथोड, प्लस वाले की तरफ जुड़ा होता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो कैथोड होता है ये माइनस है, तो यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन डाला है, मान लो NaCl डाला है, सोडियम क्लोराइड, तो Cl के ऊपर कौन सा आवेश होता है, Cl के ऊपर होता है माइनस और Na के ऊपर क्या होता है, प्लस। तो प्लस वाला किसके ऊपर जाके चिपक जाएगा, इसके ऊपर, इसके ऊपर चिपक जाएगा। और माइनस वाला क्लोरीन किसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत, यहां पर सॉल्यूशन जैसे करेंगे ये अपने अणुओं में टूट जाएगा, ठीक है, आयनों में टूट जाएगा। आयन क्या होते हैं, विपरीत आवेश वाले की तरफ आकर्षित होते हैं। तो हम बात करें कैथोड के ऊपर क्या हो जाएगा, Na इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और Na बना देगा, और इसी तरह एनोड के ऊपर क्या होगा, Cl माइनस Cl2 बना देगा, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करके। तो ये होती है हमारी कौन सी, सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, सारी धातुएं हमने आज शुद्ध कर ली है, लेकिन जो अभी तक धातुएं हमारी प्राप्त हुई है, जितने भी प्रोसेस लगाए हैं हमने, लगाने के बाद में 90%, 90 to 95% हमारी धातुएं शुद्ध हुई है, बिल्कुल 100% नहीं हुई है। अब ये सभी धातुओं में इसके बाद इसका क्या किया जाता है, धातुओं का परिष्करण किया जाता है। परिष्करण मतलब अब एकदम एग्जैक्ट विद्युत अपघटनी विधि लगाएंगे और इसका परिष्करण करेंगे। तो हम यहाँ देखते हैं, विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है। धातुओं के अपद्रव्य हटाने के लिए कुछ प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है, जिससे हम क्या करते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, किस किस में काम आती है। जिंक, कॉपर, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी धातुओं का परिष्करण विद्युत द्वारा किया जाता है। परिष्करण किसके द्वारा किया जाता है, विद्युत द्वारा। इस प्रक्रम में शुद्ध धातु को एनोड तथा अशुद्ध धातु की पतली परत, यहां पर इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहां पर देखो, एक एक बात को समझते रहिएगा। ये तो इसके धातु है जिनका हम परिष्करण इससे करते हैं। यहां पर देखो, इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड पर, अशुद्ध धातु को एनोड, एक अशुद्ध धातु की छड़ लेते हैं जिसको हम एनोड बनाते हैं। यहां पर जो हमारा एनोड है ये अशुद्ध धातु की छड़ है, ये क्या है, हमारा अशुद्ध धातु की छड़ है। जबकि शुद्ध धातु की पतली परत लेते हैं, वो कौन सी होती है, वो हमारी कैथोड होती है। कैथोड बनाया जाता है। एनोड और कैथोड किससे बना एक ही धातु से, लेकिन ये हमारी कौन सी है, अशुद्ध धातु है, इसे बना हुआ है। और ये हमारी किससे बनी हुई है, शुद्ध धातु से पतली परत बनी हुई है, शुद्ध धातु से पतली परत बनी हुई है। एक एक पॉइंट को ध्यान से समझते रहिएगा। धातु के लवण विलयन को विद्युत अपघटन के रूप में होता है। धातु का लवण विद्युत अपघटन के रूप में होता है। अब जिस धातु को हमें क्या करना है, अलग करना है, शुद्ध करना है ना, उसको हम पिघलाकर इसके अंदर डाल देते हैं, उसका लवण विलयन होता है। मतलब कोई दूसरी धातु से साथ मिलकर ये लवण विलयन होगा जो हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद में क्या देता है, विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जैसे हम इसके स्विच को ऑन करेंगे, यहां से जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है। तो एनोड से ये अशुद्ध धातु की छड़ होती है, धीरे धीरे इसमें से पिघलती रहती है, मतलब इससे गल के और इस सॉल्यूशन में चली जाती है। और जितनी इसके अंदर गई है उतनी शुद्ध धातु किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर आकर चिपक जाती है। कैथोड के ऊपर आकर चिपकती रहती है, इससे पिघलकर इसके ऊपर आकर चिपकती रहती है। ठीक है, इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघटन के कैथोड से निक्षेपित हो जाती है। अभी मैंने बताया उतनी ही धातु क्या होती है, कैथोड पर आकर चिपक जाती है। विलयन अशुद्धियां विलय में चली जाती है, मतलब विलय अशुद्धियां जो जल में विलय होती है, घुलनशील होती है, वो तो इस सॉल्यूशन में घुल जाती है। जो ये अशुद्ध थी ना, यहां पर क्या हुआ, इसके साथ कॉपर भी है और अशुद्धि भी है, तो कॉपर तो यहां से निकल के यहां चला गया, और अशुद्धि जो है वो इस सॉल्यूशन में घुलने वाली है, वो घुल जाती है, और जो घुलने वाली नहीं है वो एनोड के नीचे आकर जमा हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। आगे देखिएगा, यहां पर क्या, विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं तथा अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है। एनोड की तली पर, एनोड के नीचे निक्षेपित हो जाती है।
जिसे एनोड पंख कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एनोड पंख। और यहां पर भी ये कई बार प्रश्न पूछा गया, एनोड पंख किसे कहते हैं। तो विद्युत विद्युत अपघटनीय परिष्करण में जब क्या किया जाता है, शुद्ध धातु एनोड से निक्षेपित होती है तो कुछ अशुद्धियां विलयन में इसे विलय होती है, वो विलय हो जाती है, और कुछ अशुद्धियां एनोड के नीचे क्या हो जाती है, जमा हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, 100% इसके ऊपर चांस है पेपर आने का। ये जो विद्युत अपघटनीय परिष्करण है, धातु का परिष्करण है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण, इसके ऊपर प्रश्न आने का। उसके बाद में हमारा अंतिम टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, किसी भी चीज पर जंग लगना, हमने पहले पार्ट में भी देखा है। तो किसकी वजह से लगता है, धातु की आर्द्रता यानी नमी, CO2 आदि की उपस्थिति में धातु में किसी यौगिक में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी धातु जो है आर्द्रता या नमी की उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में धातु किसी यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। धातु किसी, जैसे ऑक्सीजन है तो धातु ऑक्साइड बना लिया, तो इस तरह से धातु क्या हो जाती है, किसी यौगिक में परिवर्तित हो जाती है। यौगिक क्या होता है, दो तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व दूसरा मिलकर क्या कर दिया, एक यौगिक बना दिया, तो उसको हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण की कुछ घटनाएं हैं, जैसे सिल्वर पर काली परत चढ़ जाती है। हम देखते हैं चांदी के ऊपर क्या हो जाती है, काली परत चढ़ जाती है। आपसे ये पूछा जा सकता है संक्षारण में चांदी पर कौन सी परत चढ़ती है, काली, लेकिन किसके कारण चढ़ती है, सल्फर के कारण। चांदी वो है, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, हमने पहले ही देख रखा है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो किससे करता है, ये सल्फर से अभिक्रिया करता है। चांदी सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, और जो कौन से कलर की होती है, काले कलर की परत होती है। इसी तरह कॉपर यानी तांबा किससे अभिक्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से, किससे, और क्या बना देता है, कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर कार्बोनेट आपको पता है कौन सी परत होती है, हरी परत होती है। इसका कलर कैसा होता है, हरा कलर होता है। हम देखते हैं ना, कॉपर जो हमारे तांबे के बर्तन होते हैं घरों में, उसके ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। और लोहे पर भूरी परत चढ़ना, लोहा किससे अभिक्रिया करता है, हमने देखा था आर्द्र वायु से, यानी नमी से, जल वाष्प से। हमने वहां पर देखा था चैप्टर के अंदर कि लोहा, एल्यूमिनियम और जिंक ये किससे अभिक्रिया करते हैं, ये जल वाष्प से अभिक्रिया करते हैं, और क्या बना देते हैं, यहां पर आयरन ऑक्साइड बना देते हैं, जो क्या है, कौन से कलर की होती है, भूरे कलर की परत होती है, भूरे कलर की परत होती है। यहां समझ सकते हैं। अब संक्षारण से सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, जंग लगने से, लोहे पर पेन या ग्रीस लगाकर, लोहे के पेन पर ग्रीस लगा दो, ग्रीस या पेंट लगाकर, पेन नहीं है पेंट लगाकर है, यहाँ पर पेंट चढ़ाकर, लोहे एवं इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ाकर, लोहे पर या इस्पात पर जस्ते की परत चढ़ा दो, तो जस्ते की परत हम जब चढ़ा देते हैं तो भी उसके ऊपर जंग नहीं लगता जल्दी से। इस प्रक्रिया को हम यसद लेपन कहते हैं, यानी लोहे या इस्पात पर किसकी, जस्ते की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है। हम घर में भी देखते हैं कि जो हमारे लोहे के या इनके जो कोई उपकरण लेके आते हैं तो पहले उसके ऊपर प्राइमर किया जाता है, जिंक ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, वही होता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जस्ते की परत, ताकि उसके ऊपर जंग नहीं लगे। दूसरा है क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण करके। अपन साइकिल पर इस पर देखते हैं, उसके ऊपर एक चमकदार पॉलिश होती है, जबकि अंदर क्या होता है, लोहा, फिर उसके ऊपर वो एनोडीकरण कर देते हैं, तब उसके ऊपर क्या नहीं लगता, क्रोमियम की परत चढ़ाने से उसके ऊपर जंग नहीं लगता। इसके बाद है लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित करके, लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित कर देते हैं, तब भी उसके साथ क्या होता है, जंग नहीं लगता है। ये पदार्थ धातु या अधातु हो सकता है। अब इसके साथ जो आप मिलाएंगे वो धातु भी हो सकता है और अधातु भी हो सकता है, उसके बाद में उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। इसका अगला पॉइंट है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यहां पर एक प्रश्न ये भी बनता है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो दो या दो से अधिक समांगी धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुएं मिला देते हैं तो वो समांगी मिश्रण, मिलाई गई धातु भी हो सकती है और अधातु भी हो सकती है। यदि एक धातु पारा या मरकरी है, अगर एक धातु पारा या मरकरी है तो उस धातु को हम अमलगम कहते हैं, मिश्र धातु को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। अगर आपने दूसरी धातु कोई भी ली है मिश्र धातु बनाने के लिए, अगर एक वहां पर आपने पारा ले लिया या मरकरी ले ली तो उसको हम अमलगम कहते हैं, उससे मिश्रित धातु जो बनी है उसको अमलगम कहते हैं। मिश्र धातुओं का विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। मिश्र धातु जो बनती है उनका गलनांक भी कम होता है और विद्युत चालकता भी कम होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे तांबा और जस्ता मिलाकर क्या बनता है, पीतल। अब यहां पे आप ऐसे याद रखो इसको ट्रिक से, पिताजी, पिताजी से पीतल बना है, किससे, तांबा और जस्ता से। पिताजी से क्या याद रखोगे, पी मतलब पीतल, ता मतलब तांबा, जी मतलब जस्ता। तो पीतल किससे बनता है, तांबे और जस्ते से। वैसे ही तांबे और टिन से क्या बनता है, यहां तांबे और क्या बनता है,
तांबा और टिन मिलकर कांसा बनता है। कांसा विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। जबकि ये दोनों विद्युत के सुचालक है, तांबा भी और टिन भी विद्युत के सुचालक है, लेकिन दोनों बने मिश्र धातु कुचालक है। वहीं सीसा और टिन मिलकर सोल्डर बनता है। और सोल्डर आपको पता है, जो सोल्डरिंग वगैरह करने के लिए जो हम वायर काम में लेते हैं, आपने देखा होगा जो वायर सोल्डरिंग करते हैं वो बहुत कम ताप होता है, थोड़े से ताप पर पिघल जाता है। तो ये भी हम ये इसका क्या होता है? काम करता है। इसके बाद में हम थोड़ा सा सोने की बात करें। 24 कैरेट सोने का मतलब क्या होता है? मतलब बिल्कुल शुद्ध सोना होता है। और यहां पर हम 22 कैरेट देखते हैं। 22 कैरेट का मतलब क्या हुआ? 22 भाग तो उसके शुद्ध हैं, 2 भाग क्या हैं? अशुद्ध हैं। 2 भाग क्या हैं? अशुद्ध हैं, जिसमें तांबा या चांदी मिला दिया जाता है। 24 कैरेट का मतलब पूरा का पूरा हमारा क्या है? सोना शुद्ध है। जबकि 22 कैरेट का मतलब होता है 22 भाग तो शुद्ध है, 2 भाग क्या है? अशुद्ध है। अगर मैं 20 का कहूं तो 20 कैरेट सोना, इसका मतलब 20 भाग तो शुद्ध है और 4 भाग अशुद्ध है। टोटल 24 होते हैं। अगर मैं 18 का कहूं तो 18 भाग तो शुद्ध है, जबकि 6 भाग क्या है? उसके अंदर अशुद्धि मिली हुई है। अशुद्धि किसकी मिलाते हैं? तांबे की मिला सकते हैं, चांदी की मिला सकते हैं। तो ये था हमारा तीसरा चैप्टर। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन आंसर इसके अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आप इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाए। जो हमारा टारगेट है कि आपको 5 तारीख से पहले पहले सारे चैप्टर रिवाइज करा दिए जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे ताकि आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर को रिवाइज करते हुए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।